तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है नियर एंड फार कॉन्सेप्ट। तो कहाँ दिस लगाना है, कहाँ दीज लगाना है, ये सब आपको ये कॉन्सेप्ट के जरिए बिल्कुल क्लियर होने वाला है। उस चीज को अपने हाथ से पकड़ सकते हो, उठा सकते हो, छू सकते हो, तो वो चीज हो गई पास यानी कि नियर। लेकिन कोई ऐसी चीज है जिसमें आप वहां बैठे बैठे उसको उठा नहीं सकते, उसको हिला नहीं सकते, उसको छेड़ नहीं सकते, तो वो ऑब्जेक्ट आपसे हो गया दूर, विच मीन्स फार अवे फ्रॉम यू। फार बताने के बट कहीं पर दिस लगता है, कहीं पर दीज लगता है, कहीं पर दैट लगता है और कहीं पर दोज लगता है। क्यों? आइए आज सीखते हैं। Welcome to my channel Smart Learning by Neelu Dhingra. I am here with a new video, new concept just for you. Stay tuned. आज का टॉपिक जो हमारा है वो बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो नियर एंड फार कॉन्सेप्ट ये क्यों कराया जाता है? ताकि हमारे इंग्लिश के जो बेसिक्स हैं वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस स्टार्ट विद this, that, these, those, but so near means pass and far means दूर। नियर जो हमारे पास है, जैसे ये पेन है, ये मेरे पास है, तो दिस इज नियर। बट अगर कोई चीज मेरे से बहुत दूर है, जैसे वो लाइट मुझसे बहुत दूर है, तो वो हो गई फार। तो इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को कि जो चीज पास में है वो नियर और जो दूर है वो फार। सो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको और देती हूँ। क्या आपने कभी देखा है फार ऑब्जेक्ट्स जो हमेशा ही हमसे फार रहते हैं, लाइक द सन, मून, स्टार्स, क्लाउड्स और स्काई, आसमान। ये सब चीजें हमसे कितनी दूर हैं और इनको हम इंग्लिश में बोलेंगे दे आर फार अवे फ्रॉम अस। बहुत दूर हैं हम लोगों से। कौन कौन से थिंग्स हैं जो हमसे फार है यानी कि दूर है? मून, सन, स्टार्स, स्काई एंड क्लाउड्स। ये तो हो गई बात दूर की चीजों की। अब अगर हम किसी गार्डन में बैठे हैं और दूर हम किसी पक्षी को उड़ते हुए देख रहे हैं, तो वो हो गया फार। लेकिन अगर वही पक्षी हमारे पास में आके बैठ जाए तो वो हो गया नियर। सो कौन कौन सी चीजें हमारे पास होती हैं? वो कुछ भी चीजें हो सकती हैं, जहां भी आप बैठे हो। अगर आप उस चीज को अपने हाथ से पकड़ सकते हो, उठा सकते हो, छू सकते हो, तो वो चीज हो गई पास यानी कि नियर। लेकिन कोई ऐसी चीज है जिसमें आप वहां बैठे बैठे उसको उठा नहीं सकते, उसको हिला नहीं सकते, उसको छेड़ नहीं सकते, तो वो ऑब्जेक्ट आपसे हो गया दूर, विच मीन्स फार अवे फ्रॉम यू। इतना आपको समझ में आया नियर एंड फार का कॉन्सेप्ट? तो अगर इतना समझ में आ गया है तो आगे का कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सो आइए दिस, दैट, दीज और दोस का कॉन्सेप्ट समझते हैं। आप सबको एक वचन और बहुवचन यानी कि सिंगुलर और प्लूरल पहले मेरी वीडियोस में सिखाया गया है। आई होप आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज जाइए और उस वीडियो को देखिए। उससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सिंगुलर क्या होते हैं, प्लूरल क्या होते हैं। मैं शॉर्ट में यहाँ पर बता रही हूँ फिर से। सिंगुलर होते हैं एक वचन यानी कि किसी एक चीज को बोलने के लिए, जैसे कि अगर ये एक पेन है तो मैं बोलूंगी पेन। लेकिन बहुवचन जो होता है, प्लूरल जो होता है, वो होता है बहुत सारी चीजों को बताने के लिए, एक से ज्यादा चीजों को बताने के लिए। जैसे मेरे पास एक की जगह अगर एक और पेन हो, दो हो, तीन हो, चार हो, कितने भी पेन हो, तो मैं उनको पेन नहीं बोलूंगी, मैं उनका प्लूरल फॉर्म बोलूंगी, विच इज पेन्स। तो ये मेरा एक वीडियो है, आप जाइए जरूर देखिए। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं दिस और दैट का कॉन्सेप्ट, दीज एंड दोज का कॉन्सेप्ट। ये चार तरीके हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, किसी भी चीज को पास या दूर, नियर या फार बताने के। बट कहीं पर दिस लगता है, कहीं पर दीज लगता है, कहीं पर दैट लगता है और कहीं पर दोज लगता है। क्यों? आइए आज सीखते हैं। तो दिस और दैट, दिस एंड दैट हम कहाँ यूज करते हैं? जब हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचन हो, यानी कि एक सिंगल चीज को डिनोट करने के लिए, एक सिंगल चीज को
बताने के लिए हम या तो दिस यूज करते हैं या दैट यूज करते हैं। अब हम दिस कहाँ यूज करते हैं? जब वो एक चीज हमारे पास हो तो हम यूज करेंगे दिस। मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ ताकि आपको प्रोनाउंस करने में दिक्कत ना हो। दिस। और दैट हम कहाँ यूज करते हैं? दैट हम यूज करते हैं जो चीज दूर होती है हमसे, कोई एक चीज। जैसे ये पेन है, एक वचन है, सिंगुलर है। इस पेन को अगर मैं अपने पास रखूं तो मैं बोलूंगी दिस इज अ पेन। हो गया ना सेंटेंस फॉर्मेशन। और अगर इसी पेन को मैं कहीं दूर ले जा करके रख दूं तो वो हो जाएगा दैट इज अ पेन। क्योंकि अगर मैं उसको अपने हैंड के डिस्टेंस से इतनी दूर रख देती हूँ कि मैं उसको टच नहीं कर पा रही हूँ तो मैं बोलूंगी दैट इज अ पेन। ओके लेकिन अगर वही पेन मेरे पास है, मैं उसे पकड़ सकती हूँ, उससे लिख सकती हूँ, उसे यूज कर सकती हूँ, तो मैं बोलूंगी दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। और अगर वहां रख दूंगी तो बोलेंगे वह एक पेन है। हिंदी में जब हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो दिस हो जाएगा यह और दैट हो जाएगा वह। सो दिस यह, दैट वह। और आपको ध्यान रखना है कि दिस और दैट हमेशा हमें सिंगुलर वाली चीज के साथ लगाना है। अगर आपने कोई बहुवचन के साथ दिस या दैट लगा दिया तो वो हो जाएगा रॉन्ग। तो अब हम सीखते हैं दीज और दोज का कैसे यूज करना है। तो दीज और दोज हमें वहां यूज करना है, कंडीशन क्या है, जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन, कोई थिंग, कोई भी नाउन बहुवचन है, प्लूरल है। यहाँ क्या था, कोई भी नाउन सिंगुलर, बट यहाँ पे कोई भी नाउन अगर प्लूरल है, जैसे बॉल्स। ठीक है, अगर बॉल्स मेरे पास पड़ी हैं तो मैं बोलूंगी दीज आर बॉल्स। अब मैंने यहाँ दीज क्यों लगाया? क्योंकि बहुवचन के साथ अगर पास में कोई चीज पड़ी हो तो हम दीज का यूज करेंगे। लेकिन अगर वही बॉल्स में दूर फेंक दूं तो मैं किसी को बताने के लिए क्या बोलूंगी? दोज आर बॉल्स। दोज क्यों लगाया? क्योंकि बहुवचन है, प्लूरल है और दूर है, सो दोज लगेगा। तो हिंदी में हम दीज को क्या बोलेंगे? ये। और दोस्त को हिंदी में बोलेंगे वे गेंदे हैं। ठीक है, तो ये होता है यूज दिस दैट विद सिंगुलर बट दीज दोज विद प्लूरल, बहुवचन के साथ। तो आइए अब इस कॉन्सेप्ट को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सो आइए अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिससे हमें दिस दैट दीज दोज का यूज और भी क्लियर हो जाएगा कि हम उसे सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे। सो फर्स्ट इज डैश आर माई ग्रैंडफादर्स ग्लासेस। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी का चश्मा है यह मेरे ग्रैंडफादर के ग्लासेस हैं। अब ग्लासेस वर्ड क्या है? प्लूरल। ग्लासेस वर्ड है प्लूरल। तो इतना तो हमें सेंटेंस से पता लग गया कि प्लूरल चीज की बात कर रहे हैं। अब वो जो चश्मा है, जो ग्लासेस है, वो हमारे पास रखे हैं। प्लूरल चीज बहुत सारी, मतलब प्लूरल कोई भी ऑब्जेक्ट वो हमारे पास रखा है तो हम उसमें क्या यूज करेंगे? दीज, ये। दीज आर माई ग्रैंडफादर्स ग्लासेस, ये मेरे दादाजी के चश्मे हैं। सेकेंड इज I can't read dash words, your handwriting is terrible. I can't read, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं इन शब्दों को, तुम्हारी हैंडराइटिंग जो है, लिखावट जो है वो बहुत ही टेरिबल। तो I can't read these words, these क्यों आया? क्योंकि वो अभी पढ़ रहा है। जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हम अपने पास में रख के पढ़ते हैं। तो अगर पढ़ने की बात हो रही है और वर्ड्स है, वर्ड्स मतलब प्लूरल, तो आई कांट रीड दीज वर्ड्स, योर हैंड राइटिंग इज टेरिबल। सो यहां पर हम यूज करेंगे दीज का। नेक्स्ट इज डैश अ पैराशूट। अब आप ये देखिए कि पैराशूट कहाँ उड़ता है? स्काई में। तो स्काई में कोई भी चीज उड़ेगी तो वो हमसे दूर ही होगी। ठीक है,
तो ये तो पता चल गया कि ये फार ऑब्जेक्ट का, दूर ऑब्जेक्ट के बारे में बोल रहे हैं। एंड पैराशूट है, पैराशूट्स नहीं है, तो पैराशूट इज अ सिंगुलर वर्ड। तो फार ऑब्जेक्ट है मगर सिंगुलर है, तो फार और सिंगुलर में हम क्या यूज करते हैं, दैट। यहाँ मैंने फर्स्ट लेटर को कैपिटल नहीं बनाया है क्योंकि ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है, जहां पर वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल बनता है। सो इज दैट अ पैराशूट, क्या वह कोई पैराशूट है, इज दैट अ पैराशूट। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस दूर उड़ते पैराशूट के बारे में, तो हम क्या लगाएंगे, इज दैट अ पैराशूट। नेक्स्ट, लुक एट डैश बर्ड्स इन द स्काई। तो किन की बात हो रही है, बर्ड्स की। तो सबसे पहले बर्ड्स क्या हो गया, प्लूरल। अब वो कहाँ है, इन द स्काई, और स्काई क्या है हमसे, फार। सो लुक एट, हम दिखा रहे हैं किसी को, लुक एट द बर्ड्स, लुक एट दोज बर्ड्स। तो हम क्या यूज करेंगे, दोज, मतलब कि बहुत सारी बर्ड्स जो कि बहुत हमसे दूर हैं, तो उनके साथ हम दोज का यूज करेंगे, लुक एट दोज बर्ड्स इन द स्काई। तो हमें सेंटेंस से ये अनुमान लगाना है, ये एस्टिमेट लगाना है कि हम कौन सा वर्ड फिट करेंगे। और दो चीजें हैं हमारे पास इसको अनुमान लगाने के लिए, हमने दो रूल्स पढ़े हैं। फर्स्ट इज कि पहले तो हमें जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, वो हमें पता लगाना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। और दूसरा हमें क्या पता लगाना है कि वो चीज दूर है या पास है। तो कई बार तो आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि अगर बर्ड्स की बात हो रही है, स्काई की बात हो रही है, तो ऑफ कोर्स ये बहुत दूर की बात कर रहे हैं, पास की बात नहीं कर रहे हैं। और अगर कोई चीज पढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो हमारे पास ही होगी। तो ऐसे भी ट्रिकी सेंटेंसेस आते हैं, लेकिन आपको उनको समझ के ये अटेम्प्ट करना है। सो आइए अभी हमने देखे एग्जाम्पल्स दिस दैट दीज दोस के। बट कई बार सेंटेंसेस जो होते हैं वो क्वेश्चंस के रूप में आते हैं, उनको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य जो कि क्वेश्चन पूछते हैं, इंटेरोगेट करते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं, उनके साथ हम दिस और दैट का कैसे प्रयोग करेंगे, कैसे यूज करेंगे, वो भी आइए हम देख लेते हैं इस वीडियो में। सो इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, व्हाट इज दिस। अगर कोई चीज हमारे पास में पड़ी हो और हमें किसी से पूछना हो कि ये क्या है, यह क्या है, सो यह को हम क्या करेंगे, दिस। व्हाट इज, व्हाट मतलब क्या, यह क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है। लेकिन अगर कोई चीज बहुत दूर हो, मान लो कोई स्काई में कोई चीज उड़ के जा रही हो, आपको नहीं पता कि ये कोई यूएफओ है या कोई एरोप्लेन है या हेलीकॉप्टर है, ये क्या चीज है, तो आप उसको पूछने के लिए क्या सेंटेंस बनाएंगे, व्हाट इज दैट, वो क्या है, ये वह क्या है, यह क्या है, वह क्या है, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, वह क्या है। नाउ अगर वो चीज बहुत सारी है, मतलब अगर कोई आपके पास बहुत सारा कुछ सामान लाके रख दे, तो आप पूछोगे ना कि ये सब क्या है, ये क्या है, तो उसके लिए हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाट आर दीज, आर दीज, और व्हाट आर दोज। अगर बहुत सारी चीजें दूर पड़ी हैं आपसे, तो आप क्वेश्चन में लिखोगे दोज, वे क्या है, वे क्या चीज है। तो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट आर दीज, व्हाट आर दोज, ये हो गए हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम दिस दैट दीज दोज का सिंगुलर, प्लूरल और फार नियर के हिसाब से बनाएंगे सेंटेंसेस। सो आई होप आज के रूल्स दिस दैट दीज दोज के आपको क्लियर हो गए होंगे। आपके कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरीज। और मेरी सिंगुलर प्लूरल वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ दैट टॉपिक, तो आप उस टॉपिक को पहले देखिए, उसके बाद इस टॉपिक को देखिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक
डाल दिया है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।